नमस्ते, आपका स्वागत है ललन टॉप में। मैं हूं शीशा। मेरे साथ आज सिनेमा अड्डा में है आकाश दहिया। आपने मोस्ट रिसेंटली इनको देखा होगा दिल्ली क्राइम सीजन 2 में रसिका दुग्गल के साथ देवेंद्र का रोल है इनका, और काफ़ी इनकी हस्बैंड वाइफ के बीच में होता रहता है। उस सब के बारे में जानेंगे, और सीजन 3 में क्या होने वाला है वो सब भी जानेंगे, क्योंकि सीजन 2 में जैसे एंड हुआ इन्होंने अभी तक सुलह नहीं की थी। तो विल डिस्कस अबाउट दैट एंड मेनी अदर थिंग्स। स्वागत है आपका ललन टॉप स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इतने सच बोलने वाले एक शो में बुलाने के लिए। मैं तहे दिल से मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। हम भी बहुत खुश है कि आप आए, क्योंकि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे इनिशियली जो हमारी बात हुई थी कि वर्चुअली करेंगे, फिर वो वाइब नहीं बनती ना, जैसे दो लोग साथ में बैठकर जब काउच पे ऐसे बात करते हैं। तो हम भी बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर हो। थैंक यू सो मच। तो सबसे रीसेंट जो आपका रोल है वहाँ से शुरुआत करते हैं, दिल्ली क्राइम। तो जब टीम यहाँ पर आई थी, बाकी की जो टीम थी, और मैंने उनसे पूछा था कि आपका सबसे मुश्किल रोल या डे ऑन सेट कौन सा था, तो रसिका जी ने बताया कि आपके साथ जो वो झगड़ा वाला सीन था उनके लिए मुश्किल था कि कैसे होगा, कैसे शूट करेंगे। डायरेक्टर के साथ भी काफी उनको बैठ के डिस्कस करना पड़ा। मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। वो सीन था, बहुत मुश्किल था, और मुझे याद है कि हम लोगों ने वो पहले सीन और आखिरी सीन के बीच की जो कड़ियाँ होती है ना, तो हम लोगों ने एज एन एक्टर उसको बहुत करने की कोशिश, जानने की कोशिश की। लाइक हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया। उससे पहले हम लोग वैनिटी में ही उन सीन्स के बीच में क्या हुआ होगा इनके बीच में वो इनेक्ट किया। एंड देन हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर हम लोग क्लियर थे कि हम लोगों को क्या रिएक्ट करना है और कैसे रिएक्ट करना है। एंड देन तनुज जो डायरेक्टर हैं इसके, उन्होंने बहुत लिबर्टी दी है हम लोगों को कि वो सीन, ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप सेट पे जाते हैं तो पहले से एक ब्लॉकिंग हो जाती है एक्टर्स के लिए कि आप यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ये होगा, फिर ये होगा। बट तनुज ने कहा आप कैसे करना चाहते हैं। तो रसिका और मैंने बहुत सारे, कभी वो रूम के बाहर जाती है, कभी मैं रूम के बाहर जाता हूँ, और एक पॉइंट आया था जहाँ पर हमको लगा कि हाँ यहाँ शायद हम लोग सही है। और वो सीन मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया। वो बहुत ही मैं कहूँगा कि वो सारे इमोशंस जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में या अंदर चल रहे होते हैं ना, वो हम लोगों के उस पर्टिकुलर सीन में निकल के आए। इस वजह से सीन मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सीन मुश्किल इसलिए होता है कि आप उस करेक्ट नोट को पकड़ना ना, कि आप जो कहना चाहते हैं क्या आप वो कह पा रहे हैं या नहीं। तो वो दिक्कतें जो होती हैं वो करने से पहले होती हैं कि मैं क्या ऐसा चीज़ रिएक्ट होगी जिसकी वजह से वो करेक्ट उस नोट पे पहुंचेगा जो वो कैरेक्टर कहना चाहता है, चाहे वो नीति का कैरेक्टर हो, चाहे वो देवेंद्र का कैरेक्टर हो, या फिर वो माँ का कैरेक्टर हो। कितने टेक्स लगे आपको? टेक्स मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को ज़्यादा लगे थे। उससे पहले की जो रिहर्सल थी ना, जिसमें कभी ये चीज़ था, हमारे पास सिर्फ लाइंस थी कि ये प्रॉपर सीन है एक। अब उसमें कौन उठ के पहले जाएगा, तो पहले वो जो रिहर्सल्स होती है उसमें काफ़ी वक्त लगा। कभी मैं उठ के चला गया बाहर शुरू में, कभी ऐसा हुआ कि मैं वहीं बैठा रहा, रसिका उठ के बाहर चली गई, और कभी हम दोनों ने पहले वाले सीन में तो कहा कि हम दोनों ने उसी कमरे में वो सीन किया। बट देन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, माँ के सामने शायद नहीं करना चाहिए इसको। शायद मैंने अपना मूव जो है फेर लिया नीति से, और नीति जो है वो रूम के बाहर चली गई, एंड देन मैं उठ के बाहर वहाँ पर गया। तो वो कई जो रिहर्सल्स थी वो हुई, एंड देन हमको लगा कि हाँ अभी हम एक जगह पर हैं। उसके बाद शायद 1 या 2 टेक में हो गया था। कितनी लॉजिस्टिक्स होते हैं एक सीन के पीछे। लाइक इट्स नाइस कि आपने ब्रेक डाउन करके ऐसे समझाया। हाँ, शायद वही चीज़ जो है वो ऑडियंस के जहन पे भी असर करती है, फिर मुझे ऐसा लगता है। हाँ, भाई हम रियलाइज नहीं करते ना कि किसने टर्न किया, कैसे वो डायनामिक्स क्या थे। हाँ, वो रियलिज्म, आई थिंक वो जब वो पकड़ में आती है ना, तो एज एन एक्टर भी आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कर जाते हैं सीन्स को, बट कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, सिर्फ दिल्ली क्राइम नहीं बल्कि कई और, जब भी आप कोई भी एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, कि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें आप सच में कनेक्ट करते हैं, और वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप कनेक्ट कर गए तो फिर ऑडियंस तो कनेक्ट करेगी। आपने रियलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, तो गोइंग बैक टू सीजन 1 एंड 2 दोनों को लेकर मैं बात करती हूँ ये कि आपका जो रोल है, ही इज़ एन आर्मी पर्सन।
उसके लिए आपने कुछ प्रेप की थी? बिकॉज सबको पता होता है कि कोई अगर आर्मी में काम करे, देयर इज अ सर्टेन बिहेवियर, अ सर्टेन पर्सनालिटी, अ वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स, तो उस सब में आपने प्रेप किया था? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट सीज़न के ही जो डायरेक्टर रिची मेहता जो क्रिएटर भी हैं, तो उनसे मेरा परिचय बहुत सालों पुराना है। लाइक 2000 आई थिंक 13 में जब निर्भया जब केस था, तो उस वक्त पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे, कैंडल मार्च चल रहे थे, तो मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। तो उन दिनों सिद्धार्थ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे रिची, तो रिची से मैं मिला और रिची ने कहा कि कहाँ आज का क्या सीन है, तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे इंडिया गेट है वहाँ पर जा रहा हूँ वैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलता हूँ, और रिची और मैं वहाँ गए। उसके बाद बीच में कहीं पर वो गायब हो गए सॉरी। तो बीच में कहीं पर वो गायब हो गए, और फिर हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई कि हाँ मैं पहुँच गया था, मैं कहीं पर फंस गया था, और ये वो 3 साल बाद उनका मेरे पास फिर दोबारा फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम है दिल्ली क्राइम। और मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात थी कि ये आदमी जो उस वक्त पे मेरे साथ गया था, मैं तो वो कैंडल मार्च करके और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं अपने काम में लग गया हूँ, बट वो एक उस इशू में वो रह गया उसके वो साथ। रह गए, और वो उन्होंने वो उस चीज़ को सोचा बनाने के लिए और उसकी रिसर्च की, और 3 साल बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। और उसमें एक पार्ट है जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर है। आर्मी ऑफिसर है, नीति दिल्ली पुलिस में अभी जस्ट उनकी ट्रेनिंग उस वक्त पे चल रही थी फर्स्ट सीज़न में। तो सिर्फ हमको ये बताया गया कि वो जो थ्रेड जो उन्होंने मेरे को दिया कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हमको ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए उस थ्रेड को आगे लेके जाना है। तो मुझे लगा कि यार वो आर्मी का वो जैसा आपने पूछा कि वो मैनरिज्म या वो सारी चीज़ें, तो हर इंसान जो होता है वो उनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसको नहीं पकड़ा, मैंने सोचा कि अगर मैं ही वो हूँ, और मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग आर्मी से रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल होते हैं। तो मैंने यही चीज़ कहा कि मैं वो जो कहना चाहता है राइटर, वो रिलेशनशिप जो है हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अगर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर्सनली क्या आपको कहीं लगा कि एक तरीके से इस सीज़न में एक क्लीशे सॉर्ट ऑफ प्ले आउट हुआ? बिकॉज पूरे सीज़न में आप एक दो चीज़ें पर ही वापस वो दोहराते रहते। एक तो क्या तुम्हें छुट्टी मिलेगी क्योंकि हमने वो बुक कर दिया, हमें जाना छुट्टी तो ही चाहिए है। मसूरी। हाँ, तो पूरा वक्त जैसे कोई आर्मी में काम करता है तो वो बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड है कि छुट्टियां नहीं मिलती, ऐसे ही होता है, और आप समझ सकते हो ना नीति का काम भी कैसा है और क्या डिमांड्स होती है। और शायद वो समझ भी रहा था, देवेंद्र बार बार उसके साथ में जहाँ जहाँ उसको जाना होता था वो जाता था। लाइक अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है शुरू से, तो काफ़ी सीन्स ऐसे हैं जिसमें वो कभी ऑफिस पहुँच रहा है, कभी उसके साथ में हॉस्पिटल जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें थी। बट बार बार करने का जो चीज़ है, तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पता नहीं शायद आप आगे वो सवाल करेंगी भी, बट मुझे ये लगा कि उसका वो बार बार पूछना या वो बार बार कहना, वो सिर्फ उसके अंदर से सिर्फ नहीं आ रहा था, वो एक समाज की तरफ से भी आ रहा था। अगर आप लास्ट सीन देखेंगे तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो उससे ये जाहिर होता है कि जो समाज से उसको जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है उसको, वो बार बार करने में, या उसके साथ में वो झगड़ा या जो भी चीज़ें वो बहस करने में, तो वो बहुत उसकी वजह से ज़्यादा हुआ। मैं आई थिंक रिलेशंस के ही ऊपर जो हम लोगों का था ना, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता था। एक कि जब दिल्ली क्राइम रिलीज़ हुआ तो मेरी सबसे पहले बात हुई मम्मी से, और उनसे मैंने पूछा तो उनका सिर्फ ये कहना था कि बड़ा अच्छा लग रहा था, दिखाई अच्छा दे रहा था तू, और घर पे जैसे गुस्सा करता है कभी कभी, वैसे ही तू उसमें भी दिखाई दे रहा था कि तू ऐसे गुस्सा कर रहा है। मैंने कहा कि रिलेशनशिप के बारे में बताओ आप, कि जो नीति का और देवेंद्र का था। तो उन्होंने सबसे पहले चीज़ बोली कि हाँ मतलब ठीक था, तू छुट्टी लेके आया था तो उसको भी नीति को भी समझना चाहिए कि वो छुट्टी लेके आया, उसकी भी गलती है। एंड देन फिर हमने इधर उधर की बातें की और फ़ोन रख दिया।
उसके कुछ 2-3 घंटे बाद उनका मेरे पास में वापस से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं ना तब से सोच रही थी कि मैंने गलत बोल दिया है। तो आप देखिए कि वो तब से लेकर, जब फ़ोन रखा गया तब से लेकर वो ये सोच रही थी कि मैंने इसको गलत बोल दिया, कि उसकी गलती थी। उन्होंने बोला कि उसकी गलती नहीं, तेरी गलती थी। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे कि वो भी एक ऑफिसर है और उसको के पास में वो केस आ गया, तो उसकी कोई ऐसी कोई गलती नहीं है, तुझे देवेंद्र को वो समझना चाहिए। तो मुझे उस चीज़ से एक रियलाइज़ हुआ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि समाज को कैसे, आपने सिर्फ एक शो को देख लिया, उनके रिश्तों को देख लिया, टूट रहे हैं ये देख लिया, बट क्यों टूट रहे हैं वो नहीं देखा। तो उससे मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि उस सीन के अंदर, लास्ट सीन के अंदर जब नीति आती है तो सबसे पहले नमस्ते मम्मी जी बोलती है, और जो माँ जो होती है देवेंद्र की, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तो उससे ये जाहिर होता है कि वो भी अपने बेटे की साइड ले रही है। तो वो बेटे की साइड लेना जो पहले से चलता आ रहा है हमारे देश में या कहीं पर भी, वो एक औरत का स्टैंड लेना जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर सिर्फ ये फ़ोन पे ये सुन के कि हाँ मम्मी ने कहा कि उसकी गलती थी, उसकी भी गलती थी, तो मैं शायद ये दिमाग में रहता है कि हाँ यार उसकी भी तो गलती थी, बट उनका मुझको वो समझाना कि मैं तब से ये सोच रही थी कि बोलूँ कि नहीं उसकी गलती नहीं थी, तब हमारे देश में उन बेटों की भी जो है ना मेंटालिटी जो है वो सुधरेगी कि यार क्या सही है और क्या गलत। और माँओं को वो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को वो समझाना कि औरत की क्या क्या जिम्मेदारियाँ सच में हैं और क्या क्या नहीं है, मतलब किस चीज़ पे आप फोर्सफुली उसको वो नहीं कर सकते हो। तो वो अपने बेटों को समझाना ज़रूरी है और अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आपने ये जो कहा, क्योंकि इसका एक लेजिट नाम है, राजा बेटा सिंड्रोम। हाँ, कि बेटा कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा राजा बेटा जो हाँ, भी कर ले, कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो तो कभी गलत नहीं कर तो सकता। बेटा गलत हो सकता है और बेटे ही गलत होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी जो है वो माँओं की भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू, दैट वाज सो वाइटल। 16 होगी सीजन 3 में? पता नहीं वो कितना इन्फ्लुएंस समाज का पड़ेगा उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए? होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो शायद वही चीज़ है कि वो समाज को जब अगर वो धत्कार देगा तो शायद वो समझ जाएगा। ओके, मैं टेक्निकलिटी समझना चाह रही हूँ। ऐसी जब सीरीज बनती है और मेकर्स ऐसे लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि 1-2 सीजन नहीं, बट हम जैसे हमने पंचायत की टीम से बात की, उन्होंने तो कह दिया है कि हम 9-10 बनाएंगे, आगे बहुत लंबा हमें जाना है। तो जब ऐसे कुछ होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या लॉक इन कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है आगे के 2-3 सीजन्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो सीजन 3 में वी आर गोइंग टू सी। लेट्स सी, ऑडियंस के ऊपर है और मेकर्स के ऊपर है, हम तैयार हैं। ओके, नाइस। तो शुरुआत से बात करते हैं। आप यहाँ से हो, आपने शुरुआत भी यहाँ से की थी, नई दिल्ली थिएटर। मैंने दिल्ली से शुरुआत की थी। हाँ, तो वो मोमेंट कब था या रियलाइजेशन कब हुआ कि मुझे यही परस्यू करना है और एक्टर बनना है? बचपन से, जब मैं 3-4 साल का था। हाँ। उस एज में उतनी क्लैरिटी? हाँ, शायद मैं होऊंगा 3 साल का होऊंगा। मेरे खानदान में सब एक्टर्स हैं, तो मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि मैं फिल्मी, वो जो कहते हैं ना नेपोटिज्म आप कह लीजिए, मैं भी वहीं से हूँ। हालांकि वो लोग कभी पर्दे के सामने नहीं आ पाए, बट उनके दिल में हमेशा रहा। मेरे फादर की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो बचपन में मैंने देखी, जो कि ब्लैक एंड वाइट है। तो वो कुछ 19-20 साल के थे, तो उन्होंने रिवॉल्वर के साथ इस तरीके से अलग अलग गेटअप्स करके जो है फ़ोटोग्राफ खिंचवा रखे। तो जब हम बड़े हो रहे थे, मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं वो देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। एंड देन उनकी कुछ ऐसी टेप्स थी, रिकॉर्डिंग, जिसमें मेरे चाचा ने, ताऊ जी ने, पापा ने, इन लोगों ने ना बी साइड होती थी, कहीं पर गाने चल रहे हैं और बी साइड में जो है वो अपने कुछ डायलॉग्स आए तो कहना कि चेनू आया था। तो वो सारी उसी में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो एक्टर्स की फैमिली में बड़ा हूँ, तो एक्टर बनना जो है पहले से ही तय था। और फिर वहाँ से एक होता है कि सोच लेना, ठान लेना कि मैंने यही करना है, फिर थिएटर करना और हिंदी सिनेमा में जैसे मुंबई आकर फिर वहाँ पे नाम और काम ऐसे मिलना। आप हमें वो जर्नी वॉक थ्रू की। उसमें भी पापा का बहुत बड़ा हाथ था कि
बचपन से मेरे को हर जगह, मेरे को नाचने का बड़ा शौक था, तो मेरे को हर जगह नचाया जाता था। मुझे याद है अपने चाचा की बारात में जो है वो मारुति वैन में भी मैं आमिर खान के गाने पे डांस किया है, और बहुत सारे सॉन्ग्स पे मैं डांस करता रहता था। तो वो तो ठीक था, उस वक्त पे फिल्में देख रहे थे, अनिल कपूर मेरे फेवरेट हीरो रहे, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को वो हीरो बनना था हमेशा से। और मुझे किसी ने बोला भी नहीं कि नहीं हीरो नहीं बनना, मतलब एक्टर होता है कुछ, वो हीरो, हाँ मेरा बेटा हीरो बनेगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसके बाद पापा ने कहा, मैंने बोला कि मेरे को अभी बॉम्बे जाना है, तो पापा ने कहा कि बॉम्बे जाना है तो उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया प्रिपेयर हो जाओ क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि ये एक क्राफ्ट है, तो उस क्राफ्ट के लिए उसको समझना, उसको लर्न करना वो बहुत ज़रूरी है, तो थिएटर करो। तो मैं फिर थिएटर से जुड़ा, और रंग सप्तक नाम का हमारा एक ग्रुप है दिल्ली में, जो कि मेरे गुरु जो हैं वो श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो मैं उनके साथ में मैं जुड़ा, और मैंने कुछ लगभग 5-6 साल दिल्ली में खूब जम के थिएटर किया। और बट लेकिन वही होता है कि आप थिएटर तो कर रहे हो, बट जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो घर वालों को थोड़ा सा, मतलब पापा बेशक चाहते थे, बट लेकिन उनको ये होता था कि नहीं यार तू क्या कर रहा है, तू कुछ और काम बिजनेस शुरू कर दे, या ये काम कर, मैं करवा के देता हूँ, ऐसा कुछ कर ले, यूपीएससी का ये कर ले, पढ़ाई कर लो, ये करो। मेरे अंदर वो जा चुका था, क्योंकि मैं थिएटर से जब मैं जुड़ा ना, तो मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये कुछ और है, ये वो सिर्फ हीरो बनना नहीं है, ये एक एक्टिंग, एक क्राफ्ट ऐसा है। मुझे उस वक्त पे एक्टर्स बहुत अच्छे लगने लगे, मुझे किताबें पढ़ना बहुत, मैं उपन्यास पढ़ा बहुत सारे, और जो थिएटर के टाइम पे नाटक जो होते थे हम लोग वो पढ़ते थे, तो मैं उसके अंदर इतना जा चुका था कि उसके बाद वो पीछे हटना जो था वो हाँ वो ऑप्शन था ही नहीं। तो देन थिएटर किया, एंड थिएटर करने के बाद में काफ़ी टाइम तक करने के बाद फिर ये चीज़ हुई कि यार अब बॉम्बे जाना है। बट देन फिर से पापा का ये था कि यार बॉम्बे तू बड़ा भोला भाला सा है, और बॉम्बे की हमने जो कहानियाँ सुनी है कि तुझे तो कोई भी पागल बना देगा, तो नहीं यहीं पर हो। तो मुझे याद है कोर्ट मार्शल हुआ था, इतने सारे रिश्तेदार थे मेरे जिनको मैं जानता भी नहीं था कि ये मेरे क्या लगते हैं, वो इतने दूर के रिश्तेदार थे, और सबको पापा ने इकट्ठा कर रखा था कि इसको बोलो कि बॉम्बे ना जाए और यहीं पर। और मैं रोने लगा था वहाँ पर कि मुझे और कुछ मैं कर नहीं सकता, मैं सिर्फ यही करूँगा अब। तो देन फिर उन्होंने कहा कि कोई नौकरी कर सकता है इसके थ्रू। तो मुझे याद है कि मैं ड्रामा टीचर अगले ही दिन, सचदेवा पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, रोहिणी में, तो मेरे को वहाँ पर जॉब लग गई थी। मैंने 1 हफ्ता वो जॉब की, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सब खुश थे परिवार में ना कि अरे टीचर लग गया और ये है वो है, अब ये यहीं रह जाएगा। बट एक दिन वो उस रास्ते पे जाते हुए स्कूल पे मैं अपनी बाइक पे था, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये कहाँ मैं, मेरे को वापस से फंसा दिया इन्होंने। मैंने वहीं से जो है यू टर्न लिया, और फिर कास्टिंग की शुरुआत हो गई, और मैं बॉम्बे आ गया था। हाँ, तो पहले आप कास्टिंग डायरेक्टर बने। पहले मैं एक्टर था, फिर कास्टिंग डायरेक्टर। ये दोनों मिले कैसे? ये दोनों अलग पैरेलल? ये दोनों मजबूरी में मिले। मजबूरी इन द सेंस कि बॉम्बे आना था, और मुकेश छाबड़ा जो हैं वो हमारे जो मैंने ग्रुप बताया वो उस ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं, तो हम लोग कभी कभी मिलते रहते थे मंडी हाउस में। तो उस वक्त पे वो कास्टिंग उनको मिली थी, वो महाभारत एक टीवी शो बन रहा था, उसकी उनको कास्टिंग मिली थी। तो हम लोग श्री राम सेंटर की कैंटीन में बैठे थे, तो मुकेश भाई ने मेरे को बोला कि यार कास्टिंग करेगा? तो मैंने कहा कि पैसा मिलेगा क्योंकि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट था घर वालों को बताने के लिए कि यार मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके जो है मैं कमाऊँगा और फिर मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं वो करूँगा। तो छाबड़ा जी ने कहा कि मिलेगा लेकिन शायद धीरे धीरे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोलता हूँ, और मैंने घर पे बोला कि मैं कास्टिंग करने के लिए जो है वहाँ पर जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे महाभारत एक शो है उसकी हम लोग कास्टिंग करेंगे और फिर पैसा भी मिलेगा वहाँ पर। तो तब पापा को लगा कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब सर्वाइवल जो है वो उस चीज़ का वो कर सकता है। देन मैं वहाँ गया, फिर तो उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि कभी पीछे मुड़ने का वो मौका मिला मेरे को। हम लोगों को किस्मत से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हम कास्ट करने का मौका मिला हम लोगों को। हम लोग पार्टनर्स थे, और
गैंग्स ऑफ वासेपुर, सबसे पहले चिल्लर पार्टी मिली हमें, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, रॉकस्टार, बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स। मतलब ये मैं अपने आप को किस्मत, मैं मानता हूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरे को, वो लोग मुझे मिले, वो स्कूलिंग मुझे मिली। मैं काम भी कर रहा था, पैसा भी कमा रहा था, साथ में सीख रहा था उस फील्ड को, जो कि मीडिया फील्ड जो है, थिएटर कर चुका था, बट वो जो कैमरा और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सीखने का मौका मेरे को उस कास्टिंग में मिला। तो हमने सुनी है कहानियाँ कि कास्टिंग कैसे होती है, आपको बुलाया जाता है, ऑडिशंस होते हैं, लोग लाइन में घंटों वेट करते हैं, बट एज समबडी हु इज़ बिन इन कास्टिंग, आप मुझे बताइए पूरा, जैसे पहला जब आपको कॉल मिलता है, बताया जाता है कि अच्छा इस फिल्म या इस प्रोजेक्ट के लिए हम कास्ट कर रहे हैं, टू द फाइनल जब सारा लॉक हो जाता है, वो हमें आप बिहाइंड द सीन समझाइए। सबसे पहले तो राइटर लिखता है कहानी, उसके बाद ज़्यादातर वो डायरेक्टर भी होते हैं, देन प्रोडक्शन हाउस जो है वो अपने HODs फाइनल करता है कि कौन DOP होंगे, कौन ये होंगे। उसी के बीच में कास्टिंग डायरेक्टर का भी चयन होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन होंगे। तो हम लोगों से मीटिंग होती है, एक ब्रीफ मिलता है, एंड देन जो भी लिखा पढ़त होती है वो होती है कि कितना पैसा होगा, कितना नहीं होगा, क्या होगा, एंड देन हमको वो कैरेक्टर्स के स्केच मिलते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा लगता होगा, ये कैसा करता होगा, क्या है, और किस तरीके से दिखता होगा, ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जो कि डायरेक्टर के जहन में होता है। तो हम उसी को उठा के जो है अपने आसपास लोगों को देखते हैं, और जब अपने आसपास के लोगों को देखने के बाद उनमें से कुछ लोगों को छांटते हैं कि यार वो इस कैरेक्टर में फिट होता है, उसको ऑडिशन करते हैं, एंड देन फिर वहाँ से निकलते हैं। फिर वो सर्कल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। फिर वो हम लोग देखते हैं कि थिएटर में कौन कौन एक्टर्स हैं, एंड देन फिर हमारी जो टीम होती है वो धीरे करके कोई जहाँ पर बेस्ड वो फिल्म है वहाँ जाती है, वहाँ के जो थिएटर ग्रुप्स हैं, ऐसा हम लोग किया करते थे। तो वहाँ के जो थिएटर ग्रुप्स हैं, वहाँ जो एक्टर्स हैं, हम उनको ढूंढते हैं, एंड देन ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोगों में से बीच में जो है आपको कुछ 10-15 ऐसे लोग मिलते हैं कि जो करीब होते हैं उसके, जो डायरेक्टर ने ब्रीफ किया था, एंड देन फिर हम लोग उनके ऑडिशंस करते हैं। उनमें से फिर कुछ लोग होते हैं जो कि 2-3 निकलते हैं कि यार ये डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर मिलके जो है वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये कितना करीबी है, या मैं ये इसको फाइनल करते हैं। और कभी वो मतभेद भी होते हैं कि नहीं ये नहीं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर वो चीज़ें और ऑडिशंस और वो प्रोसेस चलता है, एंड देन फिर कहीं पर जाके जो है जीरो डाउन करते हैं कि नहीं ये फाइनल करते हैं। तो वो सारे टेप्स जो होते हैं डायरेक्टर बैठ के देखते हैं सारे वो सारे नहीं, उससे पहले जो मतलब आपने शॉर्ट हाँ, अगर हम लोगों ने, अगर वो जो 100 लोग थे तो उनमें से जो है 50 पहले हमने शॉर्ट लिस्ट किया उसको, फिर 10 में हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके आए। अब वो 10 जो हैं उसको डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन होगा। और मैं कोई ऐसा किस्सा जानना चाहती हूँ जब आपको कोई मिला जो आपको लगा परफेक्ट फिट है, ये एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट कोई वजह से फिर वो नहीं कर पाए, शायद डेट्स नहीं हो पाए या वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। कई बार प्रोडक्शन हाउस उतने वो क्लियर नहीं होते, क्योंकि इतने आज के टाइम में आप देख लीजिए कितनी सारी फिल्में जो हैं वो पिट रही हैं, है ना। तो अब तो OTT आ गया है, उससे पहले तो OTT जब नहीं था तो सिर्फ फिल्म्स हुआ करती थी। तो उस वक्त पे बहुत ज़्यादा सेफ खेलना जो है वो प्रोडक्शन हाउस का हुआ करता था। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर जो कि बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, जो अब OTT की वजह से बाहर निकल के आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, वो उन लोगों को चांस उस वक्त पे नहीं मिलता था, क्योंकि उन पे पैसा लगाना बहुत मुश्किल होता था प्रोड्यूसर्स के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारे सामने ऐसे थे जो रह जाते थे, जो नहीं पहुंच पाते थे वहाँ तक। और इस सब से सीख के फिर आपने अपनी एक्टिंग में ये सारा कुछ अप्लाई किया? अपनी एक्टिंग में मैंने उन चीज़ों को तो नहीं सीखा, मैं सिर्फ अपने क्राफ्ट को समझने की कोशिश करता रहा कि क्योंकि मैं देख पा रहा था कि इतने बेहतरीन एक्टर्स जिनसे मैं मिलता था, ऑडिशंस करता था, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार आप कहाँ गलत जा रहे हो, हाँ, है ना। तो आप फिर उस पर काम करते हो। तो मैं उस पर काम करने में लगा रहता था, और अभी भी लगा रहता हूँ मैं, क्योंकि अभी भी इतने सारे, क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मैं कुछ परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ एज एन एक्टर, मैं उसको
उस तरीके से नहीं देखता कि फिल्म के नज़रिए से शुरू में नहीं देखता हूँ, या शायद शुरू में फिल्म के नज़रिए से देखता हूँ, उसके बाद जब मैं दोबारा उसको देखता हूँ तो मैं उस एक्टर की परफॉर्मेंस को देखता हूँ कि ये डायलॉग जब मिले होंगे, कि हमारा जो प्रोसेस होता है ना कि हमको पहले स्क्रिप्ट मिलती है, डायलॉग्स मिलते हैं, अब ये उसके बीच में क्या कर रहा है, जो परफॉर्मेंस मुझे पसंद आ रही है कि ये वो लाइंस तो ठीक है इन्होंने इस तरीके से बोला, लेकिन इसके बीच में क्या कर गया। जैसे अगर मैं डी-डे की बात करूं तो इरफान भाई का मैं सिर्फ एक ही वो देता हूं कि उनका एक सीन था, जो मेरे पास स्क्रिप्ट तो पूरी थी, तो उसमें एक सीन था जिसमें जो बेटा है और बीवी है वो एयरपोर्ट पे जा रही है और ये उनको सी ऑफ करने आए हैं, और इसके बाद इनको धमाका और वो सब कुछ करना है। इनको पता है कि पता नहीं इसके बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो बच्चा जा रहा है वहाँ पर, बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, बच्चा थोड़ा उदास है। तो इरफान भाई ने सिर्फ, जो स्क्रिप्ट में नहीं था, उन्होंने सिर्फ उसको एक तरफ देखा और उसको ऐसे किया कि, है ना, तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं स्क्रिप्ट में नहीं थी, उन्होंने ये बता दिया कि इसके बीच में क्या हुआ होगा। शायद उस कैरेक्टर ने, वली खान ने, अपने बेटे को बताया होगा कि जब हवाई जहाज़ जो है वो जब हवा में होगा तो ऐसे डगमगाएगा और फिर कितना मज़ा आएगा जब तुम बाहर देखोगे। तो वो सिर्फ वो कनेक्ट किया। तो वो जो चीज़ होती है ना, डायलॉग्स के बीच के जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो लेके आऊँ अपने आपने परफॉर्मेंस कहीं में। किया है? आप हमें अगर कोई उदाहरण दे सकते हो? मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कब क्या किया, बट मैं करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ इस चीज़ की। और डायरेक्टर्स के साइड से उतना लीवे होता है इम्प्रोवाइज करने के लिए? हाँ, अगर आप कभी, बिल्कुल होता है और होना चाहिए। आई थिंक पहले हम लोग जब शुरुआत थी तो हम लोग डरते थे कुछ भी करने के लिए, और जो ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो डरते हैं जब उनकी शुरुआत हो रही होती है कि यार अभी काम मिला है और ये सीन है, मैं फटाक से करके निकल लूँगा, आपको वो नहीं करना चाहिए। हम भी ये सोचते थे। तो आप उसको बीच में, आप सिर्फ वो सबकी तरीके से आप करके चले जाओगे। और डायरेक्टर जो है वो खुश हमेशा होते हैं जब एक्टर कुछ और चीज़ लेके आता है, तो वो आपको डिस्कस करना चाहिए। जो चीज़ अगर आप फालतू की ले आओगे तो वो कह देगा नहीं ये हटा दो, ये नहीं चाहिए, ये रखो, ये बड़ा अच्छा किया था, इसको रखो। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। एडिट करना तो बहुत आसान है बाद में। पर थोड़ा मुश्किल भी होता है ना कि आपने कुछ कर दिया जो कहो बहुत ब्रिलियंट है, बट फिर सेम चीज़ आपको 3 बार करनी होती है अलग एंगल से। बहुत बार करनी होती है, लेकिन वही है कि वो भी एक टेक्निकलिटी वो चीज़ होती है कि आपका क्या होता है, शॉट में जो है, जो मास्टर शॉट में लगा था वो कई बार आपके जो अभी जो अगर मिड शॉट लगा है तो या तो ये लगेगा या वो लगेगा, है ना। तो आपको हर बार हर एक्टर शायद जो है वो हर बार हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलग चीज़ निकालता है, तो वो बाद में उसको एडिटिंग में उसको उस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि आपको ये नहीं लगता कि आपने जो पहले, हाँ, जो चीज़ पहले की थी और अच्छी थी वो करना तो बहुत ज़रूरी है, और वही आई थिंक प्रैक्टिस है एक्टर की। क्योंकि आपने कास्टिंग भी की है और जब आप खुद ऑडिशन करते हो तो आपको पता है एग्जैक्टली वो क्या देख रहे हैं या क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप वैसे ही परफॉर्म करो या उनको वो ही दो। नहीं, तो डी-डे में अलग हुआ था। तो डी-डे में पहले नवाज भाई करने वाले थे, जो मैंने असलम का कैरेक्टर किया था, और उनके डेट्स के कुछ इशू हुए थे, एंड देन फिर दीपक डोबराल वो करने वाले थे, और मेरे सामने ही निखिल अडवाणी जो हैं, वो जो डायरेक्टर थे डी-डे के, वो नरेट कर रहे थे दीपक भाई को, और मैं सुन रहा था सारी चीज़ें। एंड देन उनका कुछ डेट्स का इशू हुआ। फिर मैंने मुकेश भाई को बोला कि सर से पूछो कि कोई नया लड़का चलेगा क्या, तो उन्होंने बोला कि कोई भी चलेगा, अच्छा एक्टर होना चाहिए। अब हमने ऑडिशंस, हमको ये हो गया कि हम नए लोगों को भी ऑडिशंस कर सकते हैं। हमने ऑडिशंस करने शुरू किए। मेरा उसके अंदर बीच में एक ऑडिशन था, और मेरे साथ में आकाश डबास जो अभी यहाँ पर है, तो वो भी कास्टिंग से जुड़े रहे हैं, तो वो भी उस ऑडिशन में थे वहाँ पर। तो उस ऑडिशन में पता नहीं क्या चीज़, वही जो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता, मेरे को पता था कि वो कैरेक्टर क्या है, बट उसको रोना नहीं था उसमें, उस सीन के अंदर, स्क्रिप्ट में नहीं था, बट मैं रोया। मुझे डर लगा वो सीन में कि जब पाकिस्तान की पुलिस हमको पकड़ने आ रही है और ये सब कुछ, तो मैं वो चीज़ हुआ। वो जब ऑडिशन जब निखिल ने देखा
तो निखिल ने मुझे याद है मेरे को बोला था बाद में जब मैं फाइनल हो गया था कि मैंने तेरे को इसलिए लिया क्योंकि तूने कुछ अलग किया जो मैं नहीं सोच रहा था। तो मुझे वो कुछ अलग करने की वजह से वो फिल्म मिल गई थी। हम सबका फेवरेट रोल है एक्चुअली, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, गूगली का चिल्लर पार्टी। लाइक जैसे मेरा भी फेवरेट है वो। जैसे मैंने ऑफिस में कहा अच्छा आकाश है, या इमीडिएटली हाँ उसके बारे में पूछा चिल्लर पार्टी, आई वाज लाइक ओके ठीक है, सबका वही रिस्पॉन्स था, सबसे पहला वही था। तो उस रोल के बारे में हमें बताइए। वो मैं तो कहूँगा कि आपने बोला ना कि क्या ऐसा हो गया जो आप करने आए थे या चीज़ें, तो कुछ हद तक उस फिल्म ने, चिल्लर पार्टी ने मेरे को वो सब कुछ, बहुत कुछ दिया। मुझे प्यार बहुत दिया है। मुझे याद है मतलब जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, बच्चे इतना प्यार करते थे। मैं कहीं जाता था, हर बच्चा जो है वो गूगली बोल के चिल्लाता था, गूगली कहीं से निकल रहे हो, गूगली, चीज़ें होती थी। और दूसरा ये कि आज भी वो बच्चे अगर बड़े भी हो गए हैं, तो मैं भी उस वक्त पे ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा ही था बट लेकिन वो जो 4-5 साल के जो बच्चे जो थे वो आज कुछ और 10 साल बड़े हो गए, तो वो भी आज भी जब देखते हैं, और बड़े बूढ़े लोग भी जो हैं, बहुत प्यार मिलता है मेरे लिए। मैं कहूँगा कि मिस्टर इंडिया, अगर मैं जब बच्चा था तो मेरे लिए जो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, वैसी आज के जो उस वक्त के जो बच्चे हैं उनके लिए वो चिल्लर पार्टी रही है। और गूगली कैरेक्टर उनके लिए मतलब मुझे बहुत प्यार मिला है, मेरा फेवरेट है। तो वैसा रोल, वैसी फिल्म करने के बाद फिर और आगे जाकर बिगर रोल्स, बिगर नेम्स वैसे क्यों नहीं हुआ? हो रहा है। Okay. हो रहा है। बहुत पेशेंस का गेम है ये। बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं निशा, जिसकी वजह से कभी आप रुक जाते हो। और कई ऐसी मेरी ज़िंदगी में भी, मेरे फादर जो हैं वो 2014 में चले गए, तो आप कहीं पर चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। फिर कभी कभी आपको कुछ चीज़ों की वजह से आप अपने आप को रोक देते हो, जो शायद रोकना नहीं चाहिए, या रोकना नहीं चाहिए नहीं कहूँगा, रुकता है इंसान। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में पर्सनल होती हैं, तो वापस से लड़ाई होती है। और मैं अभी वापस से लड़ाई करके वापस आ गया हूँ, और अभी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और अच्छा आने वाला है। मुझे रॉकस्टार, कमीने और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बारे में जानना है। कमीने तो हम लोगों की वही इनिशियल डेज में मुकेश भाई उसमें कास्टिंग में इन्वॉल्व थे हनी तेरहान के साथ में। और तो उसका तो मुझे भी याद नहीं है कि वो कैसे हम लोग लर्निंग करते हुए कहीं बीच में गाने में खड़े हो गए और सारी चीज़ हो गई। तनु वेड्स मनु का ये था कि तनु वेड्स मनु डी-डे रिलीज़ हुई थी, और रिलीज़ होने के बाद में मेरे को फ़ोन आया आनंद सर के ऑफिस से कि सर मिलना चाहते हैं। मैं वहाँ गया, उन्होंने बताया एक सीन है जो ऐसे है, और तनु का वो एक्स बॉयफ्रेंड रहा है, और उनकी मुलाकात होती है, और फिर कुछ बातें होती हैं। तो मैंने कहा सर एक ही सीन है? तो कह रहे हाँ आकाश एक ही सीन है, बहुत प्यारे इंसान है, एक ही सीन है। लेकिन उन्होंने ना एक ऑटो वाले की अपने फादर से रिलेटेड एक बात मेरे को बताना शुरू किया कि कैसे उनकी दोस्ती हो गई थी, और वो घंटों जो है घर पे आने के बाद भी नीचे खड़े रहते थे। तो कहते कि ये एक इमोशन है जो मैं बताना चाहता हूँ, और मेरी इस फिल्म का सबसे प्यारा सीन ये है। तो मैंने कहा तो मैं करूँगा, 100% करूँगा सर। और वो मैंने किया, और आज बहुत सारे लोग उस सिर्फ एक सीन की वजह से भी मेरे को पहचानते हैं बहुत जगहों पे। मैं अब आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने नोटिस की। इट सेज आकाश दहिया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी आपके लिए, बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ऑक्यूपेशन में लिखा है बीइंग हॉट कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, उससे पहले अभी वो नाम चेंज हो गया कुछ ऊपर का, और ये कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता है। मैं खुद जानना चाहता हूँ ये कौन हैंडल कर रहा है इस विकिपीडिया पेज को, और क्या होता है, ये कोई हैंडल करता है? मेरे को लगता था कि ये कौन पब्लिक डोमेन में है, कोई भी ऐसे चेंजेस कर सकता है, कोई भी कर सकता है।
रहे हो कि जिसने भी किया हो, अगर आपने किया हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं। मैं आई होप इस इंटरव्यू से आपको ना जस्ट चीज़ें जानने को मिली या एंटरटेनमेंट हुआ, बट कुछ सीखने को भी मिला। बहुत बहुत वाइटल है ये, और आप अपने साथ ले जाइए, अपनी फैमिलीज़ में भी ये शेयर कीजिए, और आप आगे क्या देखना चाहेंगे प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। आपको ये कैसा लगा वो भी बताइएगा, और सीज़न 3 का हम अभी से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज़ अगली बार इतना वक्त मत लगाना जैसे सीज़न 1 और 2 के बीच में जो वक्त लग गया था। हमारा मैसेज आप पहुंचा देना। जरूर। थैंक यू सो मच।